को निमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना संबोधन दें, हमें लाभान्वित करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री राव इंद्रजीत सिंह जी, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, आपकी करतल ध्वनि के साथ। धन्यवाद। स्थानीय विधायक सत्य प्रकाश जी, भूतपूर्व विधायक विमला जी, डीसी साहब निशांत जी, कमिश्नर साहब गर्ग साहब, सम्मानित मंचासीन पार्टी के और सरकार के पदाधिकारीगण, इलाके की आई हुई सरदारी, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवानों, माता बहनों, बच्चों, बच्चे तो खैर आज नहीं आए ठंड की वजह से, लेकिन आप लोग जो तशरीफ लाए इस 8वें कार्यक्रम के अंदर जो मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा आयोजित किया गया है, टेक्नोलॉजी का भी कमाल है कि एक स्थान के ऊपर बैठ करके और हजारों लाखों लोगों को संबोधित कर सकते हो। और जो लोग यहाँ नहीं आए, हो सकता है कि घर के अंदर भी देख रहे हो, मुझे नहीं पता। हमारी जब जवानी थी उस टाइम के अंदर इस तरह का वातावरण नहीं था। जाकर के लोगों से बातचीत करनी पड़ती थी, आंख से आंख मिला करके बातचीत करनी पड़ती थी, भाप सकते थे कि ये लोग हमारे साथ हैं या ये लोग हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन आज टेक्नोलॉजी का कमाल है कि जब प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं तो देश के कोने कोने के ऊपर लोग उस बात को सुनते हैं। एमएलए साहब को भी सुना, मुख्यमंत्री जी को भी सुना, मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है देश में या प्रदेश के अंदर, पैसों का वितरण बराबर के तौर के ऊपर अनेक जिलों के अंदर, सभी जिलों के अंदर पहुंचाने की आस्था और मंशा रही है। और 2000 करोड़ रुपया आज के दिन हरियाणा के अंदर बांटा गया। मानेसर के अंदर मैं समझता हूं तकरीबन 42 जो आज के दिन की स्कीम्स हैं, उन 42 में से 39 तो वो हैं जो मानेसर के इर्द गिर्द की हैं, पटौदी क्षेत्र की हैं। थोड़ा बहुत अगर क्षेत्र लगता होगा तो सोने का लगता होगा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो इसके अलावा जो सड़कों की बात कही गई, पचगांव से लेकर के फरूखनगर तक, फरूखनगर से लेकर के एली मंडी तक, ये सड़कों का जाल जो विकसित भारत बनाने के अंदर एक जरूरी कारण है, उसके ऊपर आपने देखा होगा कि पिछले 9 साल के अंदर, चाहे भारत सरकार की तरफ से हो और चाहे प्रादेशिक सरकार की तरफ से हो, ढांचा ही बदल गया, सड़कों का ढांचा बदल गया। हाईवेज का, चाहे स्टेट के हाईवेज हो चाहे नेशनल हाईवेज हो। और पिछले दिनों के अंदर 2-3 जगह यहां हरियाणा के अंदर मुझे विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर जाना का अवसर मिला। एक में तो नड्डा जी भी आए थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कामड़ोज के अंदर। तो मैं समझ रहा था कि हरियाणा के अंदर क्योंकि हमारी सरकार है, इसलिए लोग इसके बारे में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, पहुंच जाते हैं, काम करवाने लग रहे हैं। लेकिन पार्टी की तरफ से जब यह आदेश हुआ कि हर एक मंत्री को और कम से कम 2 और हलकों के अंदर जाना पड़ेगा लोकसभा के अंदर, तो मुझे घोसी यूपी के अंदर जाने का अवसर मिला और आजमगढ़ यूपी के अंदर जाने का समय मिला। अभी आया वहां से, सिक्किम भी होकर के आया, और मैंने देखा कि ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है, जो 1 महीने की प्रधानमंत्री के सोच से चलाई गई है, 26 जनवरी को ये खत्म होगी, इसका कितना असर है हरियाणा के अंदर। तो मुझे मालूम नहीं कि कितना असर है, क्योंकि मैं सिर्फ 3 जगह गुड़गांव के अंदर गया।
लेकिन जहां और जगह के ऊपर भी मैं गया, जितनी तादाद आज के दिन आप यहाँ पर सारी इलाके की सरदाई के तौर पे बैठी हुई है, इससे डबल यात्रा के अंदर हर एक गांव के अंदर मेरे को घोसी में मिली, मेरे को आजमगढ़ के अंदर मिली, मेरे को चिकन में मिली। और ये लक्ष्य प्राप्त हो सकता है 2047, आज से 24 साल 25 साल के बाद क्या हम विकसित बन सकते हैं? सवाल इस बात का है। और जब हम देखें पिछले 75 साल की आजादी का समय, जहां पर जिस देश के अंदर एक सुई भी नहीं बनती थी, जो कपड़े भी हम पहना करते थे वो यहां की मिलों बंद कर करके इंग्लैंड से कपड़े आया करते थे, आज के दिन उस देश के अंदर किस रफ्तार से तरक्की हुई है, ये हम उसके बारे में जिक्र लंबा चौड़ा नहीं करना चाहते, सब जानते हैं। अंतरिक्ष के अंदर भी आज के दिन अगर स्पुतनिक भेजते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, तो एक नहीं, दो नहीं, 25-25 इकट्ठी भेज देते हैं। और जो यूरोप के मुल्क विकसित अपने आप को कहलाते हैं, वो भी कहते हैं कि सस्ते दाम के अंदर इंडिया से अगर स्पुतनिक भेजा जा सकता है, सैटेलाइट भेजी जा सकती है, तो यहां से क्यों नहीं करवा लें? तो हमारी साख बनी है। दूसरी बात, जब मोदी सरकार आई, किसी को भरोसा नहीं था कि 200 का 300 का तक पहुंच जाएगा। 273 से लेकर के 303 तक पहुंच गए, किसी को भरोसा नहीं था। और ये इतिहास में हुआ भी नहीं। जो इतिहास के जानकार हैं वो सोचो और के 47 से लेकर के पहली बार 52 के अंदर इलेक्शन हुआ था, 52 से लेकर के 2014 तक जितनी भी सरकारें आई, मेजॉरिटी में भी आई, लेकिन जब वही सरकार दोबारा से मेजॉरिटी के अंदर आई तो पिछली जो मेजॉरिटी थी उससे कम से आई। पहली बार ऐसा हुआ है इतिहास के अंदर, 75 साल के इतिहास के अंदर, कि अगली बार जब मोदी सरकार की सरकार आई तो पहले वाली मेजॉरिटी को लांग करके 300 तक पहुंच गई। और इस बार लक्ष्य रखा है 350। जब पहली बार 300 का रखा गया था, लोग सोचे थे कि क्या कह रहे हैं ये पार्टी वाले। मेरे दिमाग के अंदर, दिल के अंदर भी शुभा था कि 300 कैसे हम पहुंचेंगे, क्योंकि मेरे 45 साल की राजनीति के अंदर इस तरह का मैंने वातावरण पहले नहीं देखा था। लेकिन जब 303 पहुंच गए तो मुझे विश्वास है कि आज राम मंदिर बन गया है, आज विकसित भारत यात्रा सारे देश के अंदर चलने लग रही है, उससे लोग जुड़ने लग रहे हैं। आज के दिन कोविड के बाद हिंदुस्तान का नाम विश्व के अंदर एक विकसित, कम से कम हेल्थ के मामले के अंदर एक विकसित देश के तौर के ऊपर गिना जाता है। तो जब ये सारी चीजें हो रही हैं, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से हमने पिछले दिनों के अंदर कार्य किया है, तो भाई मैं तो यूं कह सकता हूं कि भाई हमारी जब उम्र पूरी होगी, हम हो या ना हो, लेकिन आज जवान पीढ़ी के जो लोग मैंने बैठे देख रहे हैं, तुम्हारी उम्र के बीचों बीच भारत 47 के अंदर एक विकसित प्रदेश बन करके निकले। ये संकल्प भी है, लेकिन अकेले संकल्प से काम नहीं चलेगा, काम सबने करना पड़ेगा। चाहे बूढ़ा हो, मर्द हो, वीर हो, जवान हो, बच्चा हो। आज के दिन नेशनलिज्म का जो नारा दिया गया है, ये पहली बार 1000 साल के बाद दिया गया है। इस तरह का नारा, तो आपस में झगड़े रहा करते। जब भारत कहते हैं कि इतिहास दोहराता है अपने आप को, मतलब चक्कर है इसका, जैसे कि 4 युग आपके आते हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, और कलयुग के बाद फिर से सतयुग आता है। इसी तरह से इतिहास का भी एक दायरा है, गोल चक्कर है, जिसके अंदर दोहराया जाता है। तो हिंदुस्तान जब सोने की चिड़िया एक टाइम हुआ करता था कि आगे नहीं बन सकता, ये सोचने की बात है। आज आपके बीच में लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं देना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं कि हम तरक्की के रास्ते के ऊपर हैं, हम विकसित होने के रास्ते के ऊपर हैं। हमारी साख बनने के लिए हो सकता है अगले 15 साल लग जाए, 20 साल लग जाए, लेकिन अगले 3-4 साल के अंदर विश्व की तीसरी बड़ी आर्थिक
भारत सरकार बननी चाहिए। चौथी तो है ही तीसरी बन जाएंगे जमीन की जबान को लांग देंगे। मैं आज आपके बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर बराबर के तौर के ऊपर डेवलपमेंट मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, हम भी कहने लग रहे हैं और उन्होंने भी कहा होगा, हमारे एमएलए साहब ने भी कहा। लेकिन जो हरियाणा के अंदर तरक्की हो रही है, बराबर के तौर के ऊपर पैसा वितरित हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, वो सोच कहां है? सोच गुड़गांव है। आज के दिन कोई झज्जर नहीं जाकर के अपनी फैक्ट्री खोलता, आज के दिन रोहतक जाकर कोई फैक्ट्री अपनी खोलता नहीं। खोलता है तो मानेसर पे खोलेगा, खोलता है गुड़गांव के अंदर खोलेगा, फरीदाबाद के अंदर खोलेगा, भिवाड़ी का नंबर आने लग रहा है। आने वाले समय के अंदर ये सारा एरिया ऐसा विकसित हो जाएगा कि बाकी हरियाणा के लोगों से फालतू यहां पर लोगों की आय हो जाएगी। आज हरियाणा को जैसे हम धन दे रहे हैं बराबर के तौर के ऊपर, यहां के तौर, मेरी बात हो रही थी कमिश्नर है यहां पे, तो वो कह रहे थे कि जो पहले तो मैं कहा करता था कि जो हरियाणा के अंदर रेवेन्यू आता है उसका 70% रेवेन्यू गुड़गांव से उत्पन्न होता है और फरीदाबाद को जोड़ लो तो और भी फालतू हो जाता है। लेकिन एक दिन के अंदर मैं जब इनकम टैक्स वालों की बात करने लग रहा था, इनकम टैक्स वालों की बात करने लगा था, तो इनकम टैक्स वाला कमिश्नर मेरे को बोलता है कि मेरे को 2 साल हो गए यहाँ पे आए हुए। पिछले साल जब मैं आया था यहाँ पर तो हमारा यहाँ पर 20-22 हजार रुपए का रेवेन्यू इकट्ठा होता था टैक्स के तौर के ऊपर। सब तरह के टैक्स आ गए, जीएसटी भी आ गया उसके अंदर। अगले साल के अंदर वो 40 हो गया और अब तीसरे साल जाने के हो रहे हैं टैक्स यहां से 60,000 करोड़ रुपए का गुड़गांव जिले से निकल करके सुनकर के तो बड़ी खुशी होती है कि टैक्स जा रहा है, पर साथ साथ मलाल ये भी रहता है कि हमारे यहाँ का एरिया चला गया, जमीन चली गई, एक्वायर हो गई, इंडस्ट्री लग गई, क्या बच्चे लगे? क्या यहाँ के लोगों की माली हालत उस तौर के ऊपर सुधर गई? ये चिंता है, ये चिंता अभी भी है। और बच्चों की नौकरी की चिंता अगर हम जैसे लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि आज आपके मार्फत हम आज के दिन किस पद के ऊपर बैठे हुए हैं। आपकी माली हालत सुधरे, आपको उचित मुआवजा मिले, आपके गांव के अंदर विकास हो, विकसित बने आपका गांव, शहर, मोहल्ला, इसकी संभावनाएं हमको 24 घंटे तलाशनी पड़ी। और भाई जितना मेरे से वकालत हो सकती है सो मैंने करी, और भगवान ने मौका दिया, आपने मौका दिया तो फिर करूंगा। आज मैं आपको ये कहना चाहता हूं, यहाँ पर एक्विजिशन की बात चर्चा हुई है। एक तो इन्होंने अभी सत्यप्रकाश ने बताया कि भाई मानेसर के कॉलेज का पता नहीं कितने सालों के बाद टेंडर निकलने लग रहा है। अच्छी बात है, पिछली बार भी कहा था इन्होंने फरूखनगर के अंदर जब मिला थे उस टाइम तक तो निकला नहीं था, आज निकल गया तो बहुत बढ़िया बात है। चलो अच्छी बात है, अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। मैं कह रहा हूँ बहुत पुरानी बात है मानेसर की। दो चीजें आज के दिन इसके ऊपर मैं खास तौर पे चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि रास्ते में मेरे को पकड़ लेंगे अगर मैं चर्चा नहीं करूंगा। एक तो 1800 कासड़ वाले गांव की बात हो रही है, 1 एकड़ वालों की वहां की बात, और एक 1128 वालों की बात हो रही है। तो एक का तो बात हरियाणा सरकार की तरफ से फैसला हो गया कासड़ वालों का, 1800 एकड़ वालों का, उसके अंदर कोई तरमीम चाहते हैं, उसके बारे में आज के दिन बिना बात करे मैं कुछ कह नहीं सकता, वो तो फैसला हो चुका है, मेरे को खत्म कर ले। कासड़ वालों को तो मैं आज कह नहीं सकता। लेकिन जहां तक मुआवजे की बात है, वो मैंने चारों केस की सूची इन्हीं के वकील के मार्फत अपनी टेबल पर लेकर के दरबार रखी है।
और पिछले दिनों के अंदर क्योंकि मेरी को भी पार्टी ने इधर उधर भेज दिया तो मैं उसके ऊपर ना सीएम साहब से और ना कि उनके दफ्तर वालों से किसी से बात कर सका। लेकिन यहाँ पर आए थे और डीसी साहब भी उसके अंदर बैठे थे, हमारे क्या नाम है इनका, उमाशंकर जी। मेरी फिर से उनसे बात हुई है। अगली बार इन्हीं दिनों के अंदर जो हमारा सेशन हो रहा होगा ना, हमारा सेशन शुरू हो रहा है 31 मार्च से, 31 जनवरी से, 31 जनवरी से 9 फरवरी तक हमारा सेशन होने लग रहा है। उसके अंदर ये एक तो इंटरेस्ट वाला मामला, जिनका रह गया इंटरेस्ट, किसी का बचाना है, किसी का दिवाना है, किसी का जो ले रहा है वो घटाना है, वो सारे के सारे मामले मैं बैठ करके दिल्ली के अंदर मीटिंग लूंगा, जिसके अंदर सीएम साहब के यहाँ से भी अफसरान आ जाएंगे, हम भी बैठेंगे और आप लोगों के नुमाइंदों को भी वहां पर साथ साथ बिठाऊंगा। इसका फैसला, इसका तोड़ हम फरवरी के अंदर करेंगे। ये मैं मोटे मोटे तौर पर बताना चाहता था। आज तो केवल इतना ही है कि भाई सर्दी के मौसम के अंदर कहते हैं लोग जल्दी से निकलते नहीं, लेकिन इतनी माताएं बहना भी निकल आई। और मैं वीडियो दिखा रहा था एक लड़का मेरे को, सरपंच, तो जब ये राम मंदिर का 22 तारीख को मूर्ति स्थापना हो रही थी, तो ये कलश यात्रा निकाल रहे थे महिलाएं। तो मैंने कहा ठीक है, मंदिर तक जाती होंगी। कोई वैष्णो देवी गया है आप में से? आपने देखी है किस तरह की लार लगी रहती है ऊपर तक ठेठ। और मेरे को जो वीडियो दिखाया गया, इस तरह की लार लगी हुई गांव की फिरनी के अंदर नूर 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 घूमते घूमते मंदिर तक महिलाएं जा रही थी। मतलब कम से कम 1000 महिला, सारी की सारी गांव की महिला, एक गांव की जो मैंने देखी थी, ये वही कमाल हो गया भाई। अगर महिला ठंड के अंदर इस तौर पर निकल आई तो आने वाले समय के अंदर राम राज तो निकल होगा ही होगा। तो धन्यवाद आप लोगों का।